दोस्तों, तीन ऐसी लड़कियां जो अलग अलग धर्म की होती है, जो केरल के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें वहां पर मैनिपुलेट किया जाता है और दूसरे धर्म को अपनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और उन लोगों का मकसद उन लड़कियों को आतंकवादी बनाकर ISIS ज्वाइन कराने का होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम शालिनी उन्नीकृष्णन उर्फ फातिमा नाम की लड़की को देखते हैं, जिससे कि कुछ ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे होते हैं। दरअसल शालिनी के खिलाफ उन्हें जितने भी सबूत मिलते हैं, उनके हिसाब से शालिनी एक खतरनाक आतंकवादी है। लेकिन शालिनी उन्हें बताती है कि वे कोई आतंकवादी नहीं है, उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक जाल में फंसाया गया है। इसके बाद शालिनी उन पुलिस ऑफिसर्स को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे वो अपने शोहर इसाक के साथ पाकिस्तान के रास्ते इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के एक गांव के अंदर आई थी और फिर वहां से सीरिया जाकर उनका मकसद इस्लाम को बढ़ाना था। और वहां पर इसाक को उसके जैसे लोग मिलते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, और वे सभी लोग इसाक जैसे नए लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक के अंदर फातिमा यानी शालिनी को देखते हैं, जो पहले एक हिंदू थी, लेकिन अब वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन जाती है। और शालिनी के पिता नहीं होते हैं, सिर्फ उसकी माँ ही है, और उसका परिवार उसकी बड़ी अच्छी तरीके से परवरिश करता है। और शालिनी केरल के एक नर्सिंग कॉलेज में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जाती है। और जब शालिनी केरल आती है तो उसे अपने हॉस्टल के अंदर 3 रूममेट मिलती है, जिनका नाम गीतांजलि, आसिफा और नीमा होता है। और आसिफा का घर पास में ही होता है। वहीं अगले दिन जब कॉलेज के अंदर इनका सेमिनार होता है, तब कोई अनजान शख्स गीतांजलि, नीमा और शालिनी की फोटो क्लिक कर लेता है और केरल की किसी अनजान जगह पर वो सारी फोटोज को एक मौलाना को दिखाता है। इसके बाद हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर फातिमा यानी शालिनी को अफगानिस्तान की दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। और फातिमा रास्ते के अंदर देखती है कि वहां पर कई सारी लड़कियों को मुसलमान बना कर लाया गया है। और जब उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है, तो फिर वे उन लड़कियों को मार भी देते हैं। और साथ ही रास्ते के अंदर फातिमा कुछ कटे हुए सिर को भी देखती है, जिसे देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो उस टाइम प्रेग्नेंट भी होती है। इसके बाद ये शाबाद आते हैं और वहाँ पर कुछ दिन छिपकर रहने लगते हैं, जब तक कि ईसा की मोजाइनुद्दीन बनने की ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए। इसके बाद फातिमा इसाक को कहती है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है, क्योंकि वो अपनी माँ को उसकी प्रेग्नेंट वाली बात बताना चाहती है। और जब से वो इंडिया से आई है, उसने अपनी माँ से बात ही नहीं की है। लेकिन इसाक उसे डांटते हुए मना करता है कि अगर तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो पुलिस हमें ट्रेस कर लेगी। और शाबाद अफगानिस्तान का एक बहुत ही खतरनाक इलाका होता है, जहाँ पर औरतों को फोन रखने की भी परमिशन नहीं होती है। इसके बाद इसाक फातिमा के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फातिमा उसे मना करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसाक अपनी हवस मिटाने के लिए फातिमा के साथ जबरदस्ती कर देता है। और हमें यह पता चलता है कि फातिमा के पेट में जो बच्चा है वो इसाक का नहीं है, बल्कि वो किसी और का है। दरअसल फातिमा की इसाक के साथ शादी नहीं बल्कि समझौता हुआ था, और अब इसाक को ऐसा ही लगता है कि उसकी फातिमा के साथ शादी होने के बाद उसे सेक्स करने का एक लाइसेंस मिल गया है। इस वजह से वो फातिमा के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब ऐसा होने के बाद फातिमा कोने में बैठकर रोने लगती है और उसे पछतावा होने लगता है कि वो क्यों फातिमा बनकर शांति से इसाक के साथ यहाँ पर आ गई। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसिफा उस मौलाना से मिलती है जिसने उन तीनों लड़कियों की फोटो खिंचवाई थी, और इनका मकसद उन तीनों लड़कियों को उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें सीरिया भेजने का होता है। इस वजह से आसिफा उन तीनों लड़कियों को डिनर के बहाने लेकर आती है। रास्ते में आसिफा उन तीनों लड़कियों की मुलाकात अपने कजन रमीज और अब्दुल से करवाती है, और रमीज शालिनी को बताता है कि वो MBBS की स्टडी कर रहा है और बहुत ही जल्द वो डॉक्टर बनकर फिर US चला जाएगा। इसके बाद ये साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर शालिनी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर खाने से पहले आसिफा और नीमा तो प्रार्थना करती है, लेकिन गीतांजलि और शालिनी ऐसा नहीं करती है। तभी आसिफा शालिनी को कहती है कि अगर वे खाने से पहले प्रार्थना नहीं करती है तो उनके धर्म में ऐसा है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर वे नरक की आग में जलता है। और साथ ही आसिफा यह भी बताती है कि जो भी लोग गलत काम करते हैं उन्हें उसी नरक की आग में जलना पड़ता है, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है। अब आसिफा की बातों से शालिनी बहुत डर जाती है, लेकिन वो कहती है कि गॉड इतने भी निर्दयी नहीं हो सकते हैं, वे इतनी बुरी सजा तो नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर आसिफा उनके दिमाग में यह डालने की कोशिश करती है कि सभी भगवानों में से सबसे ज्यादा पावर अल्लाह के पास है। और इसके बाद जब भी ईद या फिर कोई दूसरा फेस्टिवल आता है तो फिर आसिफा उन तीनों को अपने घर पर ले जाती है, जिस वजह से रमीज और शालिनी और साथ ही गीतांजलि और अब्दुल ये बहुत क्लोज आने लगते हैं। उनके बीच अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। वहीं प्रेजेंट के अंदर इसाक मोजाइनुद्दीन की ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है, इसीलिए अच्छा मौका देखते हुए फातिमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वे बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर
औरतों को बेचा जा रहा है और जो औरतें और लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती है फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। और कुछ आगे जाने पर फातिमा देखती है कि एक आदमी ने एक कपल को पकड़ रखा है क्योंकि उन्होंने कोई गलती की थी। इस वजह से वह आदमी बड़ी ही बेरहमी से उस औरत के हाथ को काट देता है और साथ ही उसके पति को भी मार देता है। वहीं प्रेजेंट के अंदर फातिमा जिन पुलिस ऑफिसर्स को अपनी स्टोरी बता रही होती है वो उन्हें आगे बताती है कि एक दिन आसिफा के बॉस जो मौलाना होते हैं वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और भड़क जाते हैं क्योंकि काफी दिन हो जाते हैं लेकिन अभी तक आसिफा उन तीनों लड़कियों को यानी गीतांजलि, शालिनी और नीमा को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकी। इस वजह से फिर आसिफा प्लान बनाती है। वो उन लड़कियों को एक मॉल में लेकर जाती है जहाँ उनके प्लान के मुताबिक कुछ लड़के आते हैं जो उन्हें छेड़ने लग जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इस वजह से उन सब के बीच में लड़ाई हो जाती है और वह लड़के उन तीनों लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हैं और मॉल में जितने भी लोग होते हैं वह सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों लड़कियां घर पर आती है और रोने लगती है। तभी आसिफा उन्हें कहती है कि ये तो होना ही था क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना था। और क्या कभी तुमने सुना है कि किसी हिजाब पहनी लड़की के साथ किन्हीं लड़कों ने बदतमीजी या फिर छेड़छाड़ की है? इसके बाद ये तीनों लड़कियां भी आसिफा की बातों को समझ जाती है और फिर अपनी सुरक्षा के लिए हिजाब पहन लेती है। और अब वे हिजाब तो पहन लेती है लेकिन आसिफा का प्लान कुछ और ही होता है और वे उन्हें धर्म से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे कि उनका ब्रेन वॉश हो जाए और अब उन्हें भी धीरे धीरे इस्लाम में यकीन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि और अब्दुल का प्यार गहरा हो जाता है और उन तीनों लड़कियों को आज तक ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। इस वजह से वो उन लड़कियों से जो भी कहते हैं वो आसानी से उनकी बात मान लेती है और साथ ही साथ वे रात भी बिताने लगते हैं। इसके बाद जब गीतांजलि और शालिनी अपने घर पहुंचती है और जब उनकी माँ उन्हें हिजाब पहने हुए देखती है तो वे हैरान हो जाती है। लेकिन जब वे वापस आती है तो वे अपने परिवार वालों को यह कहकर आ जाती है कि उन्हें हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम में मानना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है लेकिन रमीज उसके आने वाले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि दोनों के ही धर्म अलग अलग है। तभी आसिफा रमीज को कहती है कि क्या अगर शालिनी अपना धर्म चेंज कर ले तो फिर क्या तुम उससे शादी करके बच्चे को अपना लोगे? जिसके बाद रमीज मान जाता है और फिर शालिनी के साथ साथ गीतांजलि भी अपना धर्म बदल लेती है यानी कि वे दोनों ही अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। लेकिन धर्म चेंज करने के बाद ही शालिनी और गीतांजलि की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है और एक दिन तो गीतांजलि का बॉयफ्रेंड अब्दुल उसकी न्यूड पिक्चर्स मांगने लगता है और गीतांजलि भी मना नहीं कर पाती है क्योंकि उससे वह प्यार करती है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तो शालिनी के ऊपर आ जाती है क्योंकि रमीज उसे छोड़कर चला जाता है और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से वो आसिफा के पास जाती है और फिर आसिफा उसे मौलाना के पास ले जाती है। मौलाना उसे बताता है कि अब रमीज अपनी माँ के साथ दूसरे देश में चला गया है और अब वो यहाँ कभी भी नहीं आएगा और शालिनी भी अपने घर वापस नहीं जा सकती है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे को गिराना भी हराम होगा। वैसे दोस्तों इस्लाम में शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ ताल्लुकात रखना भी हराम होता है लेकिन वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर हमें एक्सप्लेन नहीं की गई है। खैर कहानी पर आते हैं। आगे मौलाना कहते हैं कि अब तो तुमने पहले ही कई सारे पाप कर लिए हैं क्योंकि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना ये बहुत ही बड़ा पाप है। इसीलिए मौलाना उसे इसाक नाम के एक लड़के के बारे में बताते हैं कि इसाक तुम्हारे लिए सही रहेगा, वो तुमसे शादी कर लेगा और साथ ही तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी अपना लेगा और अल्लाह तुम्हारे पापों को माफ करे। इस वजह से तुम्हें एक बार सीरिया जाकर अल्लाह के दरबार में अपना सर झुकाना चाहिए। अब क्योंकि धीरे धीरे शालिनी का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है इस वजह से वो उनकी सारी बातों को मान लेती है और फिर इसाक से शादी भी कर लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में उसकी माँ को पता चल जाता है। इस वजह से जल्दी से उसकी माँ उसके पास पहुंच जाती है और जब वो अपनी बेटी को देखती है कि उसकी शादी हो चुकी है तो ये देख कर वे पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। लेकिन मौलाना के आदमी शालिनी को अपनी माँ से नहीं मिलने देते हैं बल्कि वो उसे ले जाने लगते हैं। सबसे पहले तो शालिनी को यह कहा जाता है कि वो हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो सीरिया जा रहे होते। प्रेजेंट में शालिनी उन पुलिस ऑफिसर्स को बता रही होती है कि वे लोग बड़ी ही आसानी से वीजा पासपोर्ट का इंतजाम कर लेते हैं और उनका नाम चेंज करके फातिमा रख देते हैं। सब प्रोसेस करके पहले ये कोलंबो ही जाते हैं। वहीं अब गीतांजलि को भी अब्दुल कॉल करके उसे भी सीरिया चलने को कहता है लेकिन जब गीतांजलि चलने के लिए मना करती है तो फिर अब्दुल उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हारी जो न्यूड पिक्चर्स मेरे पास है अगर तुम नहीं चली तो मैं उन्हें लीक कर दूंगा। और अब यहाँ पर गीतांजलि को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि उन लोगों ने इन्हें फंसाया है। इसके बाद भी गीतांजलि अब्दुल को मना ही करती है और फिर गीतांजलि सब कुछ छोड़कर तुरंत अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन इसके बाद अब्दुल उसकी न्यूड पिक्चर्स को लीक कर देता है जिसके बाद गीतांजलि ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती है। उसे पता चल जाता है कि अब वे लोगों के सामने शर्म से नहीं जी पाएगी। इस वजह से वो सुसाइड कर लेती है। वहीं शालिनी कोलंबो के अंदर होती है और उसे नीमा कॉल करके बताती है कि हम एक बहुत ही बड़ी ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वो सब प्लानिंग के मुताबिक हुआ था और आसिफा ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा गेम खेला है जिस गेम के अंदर हम अब बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। साथ ही वे शालिनी को यह भी बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर लिया है और वो उसे अपने बारे में भी बताती है कि आसिफा ने मुझे एक
लड़के से मिलवाया था और उस लड़के ने मेरी ड्रिंक के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसके बाद वो लड़का मुझे अपने घर ले गया और फिर कई लोगों ने मेरे साथ गलत किया। ये सुनने के बाद शालिनी भी बहुत डर जाती है, लेकिन अभी भी उसे इसाक पर थोड़ा विश्वास होता है। शालिनी जिस माहौल के अंदर है वो बहुत दुखद भरा है, क्योंकि वहाँ औरतों के साथ बहुत गलत होता है, उन्हें मारा जाता है और सभी औरतों और लड़कियों को यहाँ पर बहला फुसला कर ही लाया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद शालिनी को एक बच्चा होता है और फिर वो इस बारे में सबसे पहले अपनी माँ को बताने का सोचती है और फिर वे किसी तरह से जुगाड़ करके अपनी माँ को इस बारे में मैसेज करती है, क्योंकि अगर वे कॉल करेगी तो वहाँ पता चल जाएगा। इस वजह से वो एक औरत का मोबाइल लेती है और अपनी माँ को मैसेज कर देती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो कुछ लोग आते हैं जो उस औरत को मार देते हैं, लेकिन किसी तरह से शालिनी उस जगह से निकलकर अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आते हैं जो शालिनी को कहते हैं कि उसका शौहर इसाक शहीद हो गया है और वे उसे और उसके बच्चे को वहां से ले जाने लगते हैं। और जहां शालिनी होती है वहां पर और भी लोग होते हैं और वे शालिनी के बच्चे को अलग कर देते हैं और शालिनी और उसके साथ वाली औरतों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। लेकिन जब ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं तो शालिनी को पता चलता है कि इसाक तो अभी भी जिंदा है और उसने उसे धोखा दिया है, उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। वहीं प्रेजेंट के अंदर शालिनी उन पुलिस ऑफिसर्स को बता रही होती है कि जो उनका ग्रुप था उनके साथ हमेशा ही मिसबिहेव किया जाता था और रात को उनके साथ गलत दुष्कर्म भी किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ नीमा पुलिस के पास पहुंच जाती है और वे सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है और जो कुछ भी उन्होंने सहा है। लेकिन पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती है। नीमा उन्हें बताती है कि केरल के अंदर हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन किया जाता है और बहुत सारी लड़कियां गायब होती है, में आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस नीमा की FIR रिपोर्ट नहीं लिखती है, क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उन लड़कियों को दूसरे कैंप के अंदर ले जाया जा रहा होता है और शालिनी ने मैपिंग काफी अच्छी तरीके से की है। इस वजह से उसे यह पता होता है कि अगर किसी जगह से भागा जा सकता है तो वो यही जगह है और अगर ये यहाँ से भी नहीं भाग सकी तो फिर यहाँ से उनका भागना नामुमकिन है। लेकिन मौका देखते ही शालिनी तो वहाँ से भागने लगती है। हालांकि शालिनी के साथ 2 लड़कियां भी भागती है, लेकिन वे मारी जाती है और शालिनी तो सुरक्षित वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आखिर के अंदर वे अफगानिस्तान के कुछ सोल्जर्स के हाथ लग जाती है और शालिनी उन्हीं सोल्जर्स को अपनी कहानी बता रही है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।